जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। आज हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सिर्फ इंजीनियर्स को रजिस्ट्रेशन देती है और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक बेहतरीन अदारा है और ये बहुत सारे काम करती है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप क्या कुछ किस चीज़ के बारे में जानने लगे हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है क्या, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया, स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल क्या है, और इसके अलावा वफाकी या सूबाई हुकूमतों से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कैसे डील करती है या उनको कैसे असिस्ट करती है, और उसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से कैसे असिस्ट करती है, उनकी मॉनिटरिंग या एवेल्यूएशन कैसे होती है। और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो है ना बाकी जो इंजीनियर्स हैं इनकी जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, कितने टाइप्स के इंजीनियर्स होते हैं। और इसके अलावा सीपीडी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर की ग्रूमिंग कैसे होती है। और इसके अलावा जो है ना रजिस्टर्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल इंजीनियर में क्या डिफरेंस है, कंट्रैक्टिंग, ऑपरेटिंग, कंसल्टेंसी फिर्म क्या हैं, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस हवाले से इन चीज़ों को कैसे डील करती है, आप किन किन चीज़ों की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ले सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हायर एजुकेशन के साथ उनका क्या रिलेशन है, वो कैसे किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट का कैरिकुलम बनाते हैं, जिसे आप आउटलाइन भी कह सकते हैं। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप वाशिंगटन अकॉर्ड क्या है, उसके तहत कितने ममालिक में पाकिस्तान से रजिस्टर्ड जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं वो जो है ना बाहर वाले ममालिक में भी रिकग्नाइज्ड हैं, मतलब उनको एज ए इंजीनियर पहचाना जाता है। लेकिन वाशिंगटन अकॉर्ड से पहले ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है क्या, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सेम बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह, कंपनीज की तरह एक अटानमस बॉडी है। ये मैंने क्यों कहा कि बाकी कंपनीज की तरह, हालांकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक काउंसिल है, वो एक कंपनी नहीं है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक अटानमस बॉडी है। अटानमस बॉडी का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये एक आज़ाद और एक खुद मुख्तार अदारा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ये हक हासिल है कि वो अपने दायरा कार में रहते हुए बाइलाज के मुताबिक काम करे, और अगर कहीं ये समझें कि इन्हें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है इंजीनियरिंग बिल्डिंग बाइलाज के हवाले से, इंजीनियर्स के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से या किसी भी हवाले से, वो विद इन लिमिट वो अमेंडमेंट्स या कानून साजी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर ही बैठ के वो कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर। ओके वो लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी एक एक्ट है, उसके दायरे कार में रहते हुए काम करेगी, उससे ओवर नहीं होगी। और अगर हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि इसको 1976 में 1976 में एस्टेब्लिश किया गया। ये एक रेगुलेटरी अदारा है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो कि इंजीनियर्स, कंट्रैक्टिंग, ऑपरेटिंग, कंसल्टेंसी और इन चीज़ों को वो असिस्ट भी करती है, इनकी रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ जो इनका जो असिस्ट करने का तरीका है वो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वफाकी हुकूमत समेत पाकिस्तान में जो हमारे 4 सूबे हैं इस वक्त, उन सब को वो असिस्ट करती है। किस चीज़ के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, साइंस के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो उसकी बाइलाज है या जो उसका काम है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंजीनियरिंग या साइंस के हवाले से, वो वफाकी हुकूमत समेत तमाम सूबाई हुकूमतों को तजावीज़ दे सकती है किसी भी हवाले से। ओके तजावीज़ दे सकती है
किसी भी हवाले से। अब कुछ लोगों के जहन में यह सवाल आता होगा कि आखिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल किस तरह की तजावीज़ दे सकती है, या वफाकी या सूबाई हुकूमतों को वो कैसे असिस्ट करती है। अगर हम बात करें रिसेंटली, तो आपको ये बात समझने में ज़्यादा आसानी होगी जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो वेंटिलेटर्स कोविड-19 की वजह से अपनी ही मुल्क में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से हेल्प लें। जब उन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वेंटिलेटर्स के बारे में बात की, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने डिफरेंट प्रपोजल जो है ना लोगों ने दिए उनको, और उनमें से जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंजीनियर्स हैं उन्होंने दिए, और जो है ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने उन सब जितने भी प्रपोजल उनके मिले थे उनकी एनालिसिस की है। एनालिसिस के बाद उन्होंने जिन जिन को रिजेक्ट करना था, जिन जिन प्रपोजल को, और जिन जिन को एक्सेप्ट करना था, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ही उसकी डिसीजन ली है। अगर हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो इसका जो सबसे अहम रोल है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ही का है, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसलिए है, वो इसलिए है कि पाकिस्तान, याद रखें कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर फॉल करती है। ओके हो गया। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो है ना किसी भी हवाले से जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं उनके हवाले से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वफाकी हुकूमत से हमायत सूबाई हुकूमतों को कैसे असिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है या हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से भी उन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से असिस्टेंस लाजमी ली होगी। इसी तरह हम एनर्जी और पावर सेक्टर की बात करें, वहाँ भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनको असिस्ट करती है। अगर डैम्स हैं, एजुकेशन है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल के हवाले से, और इसके अलावा जितनी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं या हमारे पास सेक्टर्स हैं, वफाकी हुकूमत समेत जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं उनमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हेल्प भी कर सकती है, असिस्ट भी कर सकती है साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जैसे मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान में जितने भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं उनको जो है ना वो असिस्ट करती है, और जो है ना उनकी मॉनिटरिंग भी करती है, उनकी एवेल्यूएशन भी करती है, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड करती है, क्वालिटी ऑफ लैब के स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ जो उनको आउटलाइन पढ़ाया जाता है वो आउटलाइन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन ने मिलके डिसाइड की हुई होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियर है, या जितने भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं उनको हम ये आउटलाइन देंगे ताकि वो मैक्सिमम या जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो ड्यूरिंग दी डिग्री इन चीज़ों को कवर कर सकें। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को करिकुलम भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप आउटलाइन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लैब के स्टैंडर्ड्स भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल यूनिवर्सिटीज़ को देती है कि आप ड्यूरिंग द डिग्री, ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन लैब आप ये स्टैंडर्ड्स लाजमी फॉलो करेंगे। अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक एजुकेशन नहीं देंगे, अगर लैब्स परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर जो है ना लैब्स जो है ना क्वालिटी के मुताबिक नहीं होंगे, या आपकी जो फैकल्टी है वो उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक नहीं होगी, तो हम आपको एक्रीडेशन नहीं देंगे। तो जब उनको आउटलाइन दी जाती है ड्यूरिंग द डिग्री, यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है कि वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, चाहे वो क्लासेस के हवाले से हों, चाहे फैकल्टी के हवाले से हों, चाहे लैब्स के हवाले से हों, जिस भी हवाले से हों। तो उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जब भी कोई सेशन मुतलका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास आउट होने लगे, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की टीम वहाँ एवेल्यूएशन के लिए पहुँच जाती है कि आया हमने जो स्टैंडर्ड्स दिए थे इनको, क्या उन्होंने उनको फॉलो किया या नहीं किया। अगर तो उन्होंने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया, फैकल्टी
लैब और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से मुतल्लिका यूनिवर्सिटी में पास आउट होने वाली सेशन को एक्रीडिटेशन दी जाती है। अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये समझती है कि इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है ना इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी तरफ से दी गई स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को बायलाज के मुताबिक ये हक हासिल है कि वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट के पास आउट होने वाली इस सेशन को या जिस भी सेशन की उन्होंने एवेल्यूएशन की है उसको एक्रीडिटेशन ना दें। तो वो उनको ग्रेस पीरियड दे सकते हैं कि आप इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि उनको ग्रेस पीरियड दिया जाता है जिसे 0 सेमेस्टर या जो है ना शॉर्ट टर्म कहा जाता है कि आपको हम इतनी ड्यूरेशन दे रहे हैं कि आप मज़ीद जो है ना इसको इम्प्रूव करें ताकि हम आपको एक्रीडिटेशन दे सकें। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब भी एक्रीडिटेशन जिन भी सेशंस की हो जाती है, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज की, वहाँ से जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं जिनकी एक्रीडिटेशन होती है, उनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही जिस भी किसी भी सेशन को या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एक्रीडिटेशन होती है तो वहाँ से पास आउट होने वाले वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही उनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो उनको एक टाइटल दिया जाता है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड इंजीनियर। तो जैसे ही कोई इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो अगर हम फिल्म्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के फिल्म होते हैं, कंस्ट्रक्टिंग फिल्म और ऑपरेटिंग फिल्म। तो वो इंजीनियर कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फिल्म की किसी भी कैटेगरी में अपनी फिल्म भी रजिस्टर्ड करवा सकता है एज ए इंजीनियर, और अगर वो चाहे तो ऑलरेडी रनिंग फिल्म या कंपनीज जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं उनमें भी अपनी अटैचमेंट एज ए इंजीनियर दे सकता है। अगर हम कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेटिंग फिल्म की बात करें, इनमें हमारे पास कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फिल्म जो कंस्ट्रक्टिंग फिल्म्स हैं वो हमारे पास जो कैटेगरी हैं वो C6, C5, C4, C3, C2, C1, CA, CB। सेम इसी तरह ऑपरेटिंग फिल्म्स O6, O5, O4, O3, O2, O1 हैं। और इसके अलावा अगर फॉरेन से पाकिस्तान के अलावा जो है ना बाहर से भी कोई भी पर्सन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में कंस्ट्रक्टिंग या ऑपरेटिंग फिल्म रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन उनके लिए कंपलसरी है कि वो रजिस्टर करते वक्त पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से उनकी अटैचमेंट लाजमी कराएंगे, अदरवाइज कंस्ट्रक्टिंग या ऑपरेटिंग फिल्म जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। अब कंस्ट्रक्टिंग और ऑपरेटिंग फिल्म में मैं एक उसकी तरफ जाऊंगा, सब इंफॉर्मेशन की तरफ जाऊंगा। वो ये है कि ये कैटेगरीज हैं हमारे पास C6 है, वो सबसे जो है ना आप ये समझें कि लोएस्ट कैटेगरी या आप समझें कि स्मार्ट फार्म ऑफ बिजनेस है। सेम इसी तरह जो C5 है वो C6 से थोड़ा अपग्रेडेड कैटेगरी है, इसी तरह C5 से C4 अपडेटेड कैटेगरी है। सेम लाइक इन O6, O5, O3, O2, O1 और OA और AB। लेकिन अब मैं इसमें एक और चीज़ आपको समझाने के लिए बताऊंगा। अब C6 की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, C6 की फिल्म रजिस्ट्रेशन के लिए मुतल्लिका जो ओनर है वो इंजीनियर भी हो सकता है या नॉन इंजीनियर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके लिए कंपलसरी है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में अप्लाई करेगा तो वो अपनी इस फिल्म में C6 में एक भी इंजीनियर, मिनिमम एक इंजीनियर को लाजमी अटैच करेगा। अगर तो वो खुद इंजीनियर है तो वेल एंड गुड है, अगर खुद इंजीनियर नहीं है तो PEC से रजिस्टर्ड कोई मिनिमम एक इंजीनियर रजिस्टर्ड उसके साथ अटैच करना लाजमी है। और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो 15,000 रुपीज़ है, 15,000 रुपये है। तो उसमें हमने 2 चीज़ों की बात की है, तो एक इंजीनियर की अटैचमेंट कंपलसरी है और सेकंड ये है कि जो है ना इसकी फ़ी 15,000 रुपीज़ है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जस्ट मैं डिफ्रेंशिएट की तरफ जा रहा हूँ। अगर हम उसी तरह हम C5 की तरफ जाएँ तो उसमें भी एक इंजीनियर अटैच करना लाजमी है, लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो 30,000 रुपीज़ है। तो सेम इसी तरह अगर हम C4 की तरफ जाएंगे तो ये जो इंजीनियर्स हैं इनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। आई थिंक C4 में जो है ना 2 इंजीनियर्स
का रजिस्टर की अटैचमेंट देना लाजमी है, और उसकी जो फ़ीस है C4 की वो 45,000 रुपीज़ है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए जस्ट मैंने इसको डिस्कस किया। सेम इसी तरह ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सेम इसी तरह ये ऑपरेटिंग फर्म में भी अप्लाई होती हैं, और उसमें जो इंजीनियर अटैचमेंट की जो तादाद है या फीस है वो सेम एज इट इज़ है जैसे कंस्ट्रक्टिंग कैटेगरीज में, जैसे C6, C4, C3, C2, C1 एंड सो ऑन सेम। अब ये भी याद रखें, जो कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेटिंग फर्म है ये कोई भी पाकिस्तानी भी रजिस्टर्ड करवा सकता है और फॉरेनर्स भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और कोई भी कंपनी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो वो भी इन कैटेगरीज में, जिसमें चाहें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बायलाज को फॉलो करते हुए अपनी फर्म पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है कंसल्टेंसी की रजिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी की रजिस्ट्रेशन। ये याद रखें कंसल्टेंसी पहले से कि अगर मैं कंसल्टेंसी को डिस्कस करने लग जाऊँ शायद आपको उसी तरीके से समझ ना लगे, तो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी की रजिस्ट्रेशन से पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँगा, वो मैं डिफरेंट बिटवीन रजिस्टर्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल इंजीनियर और इसके अलावा CPD। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, ये टॉपिक से ज़रा हट के है कि रजिस्टर्ड इंजीनियर प्रोफेशनल इंजीनियर में क्या फ़र्क है, या जो हमने कंस्ट्रक्टिंग फिल्म की बात की है C6, C4, C3, C2, C1 सेम इसी तरह ओ सीरीज़ की हमने बात की है, या कंसल्टेंसी की बात की है, या इसके अलावा जो है ना जितनी भी हमने बातें की हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। अच्छा, और यह है कि जैसे मैंने बात की कि रजिस्टर्ड इंजीनियर और प्रोफेशनल इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है, जैसे ही कोई इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसको रजिस्टर्ड इंजीनियर का टाइटल दिया जाता है, और आफ्टर 5 ईयर विद इन 5 ईयर रजिस्ट्रेशन जब उसने लिया तो 5 सालों में अगर वो 17 CPD कंटिन्यू टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉइंट्स अगर लेने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल EPE एग्ज़ाम लेती है। अगर जो भी इंजीनियर EPE एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनको जो टाइटल दिया जाता है वो रजिस्टर्ड इंजीनियर से उनको प्रोफेशनल इंजीनियर्स का टाइटल दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी रजिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें प्रोफेशनल इंजीनियर की अटैचमेंट ज़रूरी है। अगर तो वो खुद इंजीनियर है तो खुद वो कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड करवा सकता है। सेम इसी तरह अगर कोई नॉन इंजीनियर पर्सन भी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा हो तो उसके लिए कंपल्सरी है कि वो इस इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी की रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एक प्रोफेशनल इंजीनियर लाजमी अटैच करेगा। और ये भी याद रखें कि अगर वो एक से ज़्यादा इंजीनियर भी अटैच करना चाहे तो भी करवा सकते हैं। सेम इसी तरह मैं बताना आपको भूल गया था कि जो कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेटिंग फिल्म है C सीरीज़ या O सीरीज़ कंस्ट्रक्टिंग या ऑपरेटिंग फिल्म है उनमें भी अगर ओनर चाहे तो एक से ज़्यादा इंजीनियर जितनी मर्जी अटैच करे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं वाशिंगटन अकॉर्ड की तरफ से कि वाशिंगटन अकॉर्ड क्या है। वाशिंगटन अकॉर्ड जो है ना ये एक एग्रीमेंट है जो कि वाशिंगटन मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की हुई है। उसके मुताबिक पहले ये था कि जो हमारे इंजीनियर थे वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी इंजीनियर थे, या जो हमारे टेक्नोलॉजी वाले थे वो ऐसा नहीं था कि बाहर उनकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है कि उनको इंजीनियर ही तस्लीम किया जाता, ऐसा नहीं था। जब वाशिंगटन अकॉर्ड पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एग्रीमेंट हुई है तो उसके बाद अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर हैं उनको वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत बाहर वाले ममालिक में जो तकरीबन 21 ममालिक हैं उनको एज ए इंजीनियर कंसीडर किया जाता है। पहले क्या होता था सिर्फ अगेन ये याद रखें, जो इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हूँ और प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ उनको वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत बाहर वाले ममालिक में जो कि 21 ममालिक हैं उनको एज ए इंजीनियर ही कंसीडर किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी वाले हैं जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको एज ए इंजीनियर कंसीडर नहीं किया जाता। ओके हो गया जी। और इसके अलावा जो है ना अब जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से 21 ममालिक हैं जिनमें जो है ना ये एग्रीमेंट हुई है उनके उन ममालिक में
उनके हर, जैसे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग काउंसिल है, सेम इसी तरह जितने भी ममालिक हैं वहाँ भी इसी तरह बॉडीज़ हैं, वहाँ जहाँ जहाँ से इंजीनियर की रजिस्ट्रेशन होती है। तो बाहर वाले ममालिक में भी अगर कोई भी इंजीनियर अपने ही मुल्क में जिस भी प्रोफेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड है, सेम इसी तरह वो बाकी 21 ममालिक में भी उनको एज ए इंजीनियर ही कंसीडर किया जाता है। और इससे पहले हम पाकिस्तानियों के साथ क्या होता था, जो भी इंजीनियर यहाँ से बाहर जाता था उनको जस्ट मतलब 16 ईयर ऑफ एजुकेशन उनको एज ए ग्रेजुएट ही कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब आफ्टर वाशिंगटन अकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये साइन करने में या ये माइलस्टोन अचीव करने में सक्सेसफुल रही है। तो बाकी ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा जी, और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है ना हमेशा इंजीनियर्स को ही रिप्रेजेंट करती है। इंजीनियर से हवाले से जितने भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ज़िम्मेदारी है कि अगर उनको लगे कि कहीं पीसी एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो वफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमत से भी बात कर सकती है। और इंजीनियर्स के हवाले से सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि भी जो टेक्निकल अलाउंस का मसला हुआ था, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वफाकी हुकूमत समेत तमाम सूबाई हुकूमतों से भी बात की है। और हमें यह भी देखने को मिला कि सूबाई हुकूमतों समेत वफाकी हुकूमत ने भी उनकी बात को संजीदगी से सुना। तो इंजीनियरिंग काउंसिल का काम इनको रिप्रेजेंट करना है और जो है ना पीसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना है हर सूरत में। और इसके अलावा ये भी याद रखें, जो हेड होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में वो चेयरमैन पीसी ही होता है। और इसके अलावा एक बॉडी होती है जिसे हम गवर्निंग बॉडी कहते हैं, वो भी इलेक्टोरल सिस्टम से ही मुंतखब किया जाता है। और इसके अलावा जो चेयरमैन है वो भी इलेक्शन लड़के ही आते हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं जितने भी इंजीनियर हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड वो सब वोट करते हैं और गवर्निंग बॉडी बनती है और चेयरमैन को भी सिलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद जो है ना 3 साल तक जो है ना वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ही लीड करते हैं और उसके आफ्टर 3 ईयर फिर से इलेक्शन होते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल SCCP FBR के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।